हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि पॉल्यूशन के अंदर हम लोग देखेंगे। तो पॉल्यूशन में सबसे पहले एयर पॉल्यूशन देखेंगे, देन वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन है। तो एयर पॉल्यूशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रही है फॉर हमारी प्रीलिम्स के लिए, फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2023, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो एक लॉन्ग ब्रेक हो गया हमारी डिस्कशन में क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, तो इसलिए अब चलिए बैक टू द नॉर्मल हुआ है सारी चीज़ें। तो चलिए आज के बाद से आपको रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन के साथ, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत न्यू टारगेट यहाँ पे सेट किए गए हैं। तो वैसे भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब इसमें न्यू टारगेट्स क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे न्यू टारगेट सेट किया गया है। इट मीन्स के लिए कहा गया है कि जो पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशंस है उनकी रिडक्शंस कितनी करनी है, तो 40% तक। ओके, और यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो 2026 कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या था, तो पहले था 2024 और 30% तक रिडक्शन करनी है। इट मीन्स कि यहाँ पे टारगेट भी अचीव करने का टाइमलाइन भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिडक्शंस भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इस बेसिकली अब हम लोग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है। एयर पॉल्यूशन की जो बातें हैं, क्योंकि कई बार हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो फ्रेश एयर तक नहीं मिलता, हमारी आंखें जलती है। हम लोग जो कोई भी अगर हम लोग जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमें उस तरीके का गुड फील भी नहीं होता है कि नहीं। कई बार आप लोग भी दिल्ली एनसीआर वाले लोग तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे, बट अदर्स जगह भी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन आज के डेट में एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन जो भी रीज़न से हो रहा है उनको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे एक्शंस लेने के लिए एक बेसिकली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाया गया था। इनिशियली यहाँ पे टारगेट था कि चलो 20 to 30% रिडक्शन कर दो जो पर्टिकुलेट मैटर है। बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, PM10 एंड PM2.5 सॉरी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग बाहर निकलते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग जब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो आपको एक अजीब सी कड़वाहट टाइप की लगती होगी, आंखों में थोड़ी सी जलन टाइप की होती होगी। जिस समय दीपावली के टाइम के बाद जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था दिल्ली में कि बाहर भी नहीं निकलना है, इवन स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशंस अराइज हो चुके थे। तो उस समय क्या होता है कि PM10 और PM2.5 ये दो जो पर्टिकुलेट मैटर है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हवा में। ओके, और यही चीज़ हम लोग इनहेल करते हैं तो ये पर्टिकुलेट मैटर जो है हम एयर के साथ हमारे बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। तो इसको यहाँ पे आपका कम करना था 2024 तक। ठीक है, अब यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रखा गया था कि प्रिपरेशन करना है सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान, क्योंकि हर जगह ऑल ओवर इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं था। कुछ सिटीज़ में देखने को मिला था कि एयर पॉल्यूशन काफ़ी ग्रेव हो गया था, और किसी किसी जगह देखने को मिला था कि जो प्योर ऑक्सीजन है वो भी अवेलेबल है। बट यहाँ पे कहा जा रहा था कि सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान लेना है। इट मीन्स कि जिस सिटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है उस सिटीज़ में ज़्यादा हद तक यहाँ पे जो भी मेजर्स है उसको लेना है। जैसे कि आप देखो कि जो व्हीकुलर है, इंडस्ट्रियल इमिशंस है, इसको कम करने के लिए कहा गया था। पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बेसिकली आप देखो कि हर कोई अपनी प्राइवेट व्हीकल को आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे जो है इमिशन कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। घंटों आप देखो कि गाड़ियाँ जो है वो भीड़ में लगे रहती है, उससे इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, उसको यहाँ पे रोकना है। और बेसिकली यहाँ पे 132 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे कि 123 जो है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है। कहने का मतलब है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रखा गया है आज भी, और ये कंसेक्यूटिवली देखा जा रहा है 5 ईयर्स से। 8 मिलियन प्लस सिटीज़ है जो कि 15 फाइनेंस कमीशंस के द्वारा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें कि एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ग्रांट, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दिया जाता है। प्राना है, प्राना कहने का मतलब है यहाँ पे कि प्राना मीन्स पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। वैसे सिटीज़ जहाँ पे एयर पॉल्यूशन की जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी यहाँ पे बनाया गया था कि एयर पॉल्यूशन जो है हर एक दिन का यहाँ पे आपका मॉनिटर भी हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण,
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये हिंदी में है, इंग्लिश में आप देखो क्लीन एयर इंस्पेक्शन कहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिनके द्वारा यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है इसी अम्ब्रेला स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। 131 सिटीज़ है जिनको कि हमारे देश में रैंक किया गया था कि कैसे वो अपने सिटीज़ में एक्शन प्लान लेकर आ रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है 3 ग्रुप में। एक तो है कि पॉपुलेशन जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है, सेकंड है कि पॉपुलेशन जहाँ पे 3 to 10 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जहाँ पे 3 लाख से कम है। ओके, अगर सर्वेक्षण सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे सर्वेक्षण सिटीज़ को ज़रूरत है कि वो एनुअल सेल्फ असेसमेंट करते रहे प्राना ऑनलाइन पोर्टल में और रिपोर्ट करें जो इम्प्लीमेंटेशन है कुछ एक्टिविटीज़ का, मेजर्स का, जो कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लिया गया, रोड डस्ट मैनेजमेंट के लिए लिया गया, मैनेजमेंट जो कि कंस्ट्रक्शंस के लिए है, डिमोलिशन वेस्ट के लिए है, कंट्रोल जो कि यहाँ पे व्हीकुलर एमिशंस के लिए और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस के लिए किया गया। फाइन, तो इसलिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में तो आई होप कि अब आप लोग इससे रिलेटेड जो आंसर्स होंगे वो ज़रूर आप दे पाओगे। फाइन, नेक्स्ट आते हैं नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत ज़्यादा इमिशंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए भी नॉर्म्स लाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिनके द्वारा 2 ईयर की एक्सटेंशन दे दी गई है, वो भी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्म्स को लेकर। तो अगर हम लोग यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के बारे में नॉर्म्स में देखें तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाइड किया गया था कुछ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, जो कि बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर के लिए है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए है, मरकरी के लिए है और वाटर यूज़ के लिए है, जो कि हम लोग कोल के लिए करते हैं। और ये भी हमारा कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है, इट मीन्स कि ऐसा थर्मल पावर प्लांट जो कि यहाँ पे कोयले से चल रहा है, तो उनमें भी वाटर कितना यूज़ हो रहा है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए आपका नॉर्म्स रखा गया था। ठीक है, कोल बेस्ड जो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है ना, ये आप देखो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन होती है, कंसनट्रेशंस होती है, वो आधा से ज़्यादा होता है। 30% तक यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स देखने को मिलेगा, 20% तक पर्टिकुलेट मैटर है। फाइन, उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इनिशियल डेडलाइन क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, तो 2017 था, बट अब इसको एक्सटेंड करके 2022 कर दिया गया है। और फर्दर ये कहा गया है कि 3 कैटेगरी में यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डेडलाइन जो है वो सेम रखा गया है पर्टिकुलेट मैटर के लिए और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग को ये समझना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का नॉर्म्स रखा गया है उसे हम लोग समझते हैं। 3 कैटेगरी है, A, B, C। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। ए का क्राइटेरिया है कि विदिन 10 किलोमीटर रेडियस तक ही रखना है NCR वाले रीजन में, और इसका डेडलाइन है कि इंड होगा 2022 तक। तो चलिए इसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया है, इट मीन्स कि 2024 तक इसको इंड किया जाएगा डेडलाइन। बी है कि 10 किलोमीटर रेडियस जो कि क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया है, तो उसी की विदिन यहाँ पे रखा गया है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। थर्ड है कि रिमेनिंग प्लांट जहाँ जहाँ इन सब सिटीज़ के अलावा अगर कहीं पे है तो उसका भी यहाँ पे 2026 तक रखा गया है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को समझना है कि कहाँ कहाँ किस तरीके का डेडलाइन है। तो हर किसी का डेडलाइन जो है 2 साल इंक्रीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया गया कि कोल के इस्तेमाल के ऊपर बैन कर दिया गया है। यूज़ ऑफ कोल को यहाँ पे बैन कर दिया गया है दिल्ली और दिल्ली के नियर बाई सिटीज़ में। वो भी कब से, तो इस साल के स्टार्टिंग से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा डायरेक्शंस दिया गया है कि कैसे यहाँ पे कोल यानी कि कोयले के इस्तेमाल को बैन करना है इंडस्ट्रियल में, इवन डोमेस्टिक पर्पस के लिए और अदर जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस वगैरह भी होता है, तो कहीं पे भी इस्तेमाल को इसको बैन कर देना है। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस की जो इमिशन है वो कम होगी। साथ ही लो सल्फर कोल को इस्तेमाल करना है थर्मल पावर प्लांट में और इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इट मीन्स कि जो बैन है इसमें से अगर वैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे लो सल्फर कोयले को यूज़ किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग देखें कि जो कोयले के यूज़ को बैन कर रहा है तो अक्टूबर 1 है 2022 का, वो भी यहाँ पे जहाँ पे PNG है यानी कि पाइप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई है उस एरिया में, और 1 जनवरी से आप देखो उस एरिया में जहाँ पे PNG सप्लाई जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है। फाइन, लेकिन अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। ये किस तरीके की बॉडी है। देखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको कानून के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और कौन सा कानून है? तो नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 है, जिसके तहत इस बॉडी को यहाँ पे फॉर्म किया गया। पहली बार इस्टेब्लिश किया गया है 2020 में और वो भी ऑर्डिनेंस के द्वारा।
ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि अध्यादेश जारी किया जाता है जब कोई भी एक हाउस जो है वो सेशन में ना हो, तो उस समय यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है और गवर्नर के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी करे। प्रेसिडेंट के पास है कि ऑल ओवर इंडिया यानी कि सेंट्रल लेवल पे होता है, और गवर्नर जो है वो अपने स्टेट लेवल पे करते हैं। फाइन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि अंडर विच आर्टिकल ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस इशू का, और अंडर विच आर्टिकल गवर्नर को यहाँ पे पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस इशू का। ओके, इसको यहाँ पे चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाता है, जो कि एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट के फील्ड में, पॉल्यूशन के फील्ड में। साथ ही यहाँ पे अपील अगर आप देखोगे इसके ऑर्डर का, डायरेक्शन का, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा। फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन है कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना है, देन यहाँ पे प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है प्लान वगैरह, जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है एनसीआर वाले रीजन में वो कंट्रोल हो सके। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंडक्ट करानी है, और वो भी कैसे? तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके। उसके बाद एक और है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और आज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, तो इनके द्वारा ऑर्डर इशू किया गया था, जिससे कि हम लोग स्टेज 1 के तहत जो भी मेजर्स है उसको हम लोग देख सकें, यानी कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स है उसको हम लोग मेजर कर सकें। तो पुअर कैटेगरी में क्या है, तो आप देखो कि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरोइट ही होते जा रहा है, और जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये एक एक्शन प्लान है जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में है उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक वर्ड है बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बायोडिकम्पोजर एक कैप्सूल है जो कि स्टबल बर्निंग होता है ना, जब आप देखते हो कि फसल वगैरह को काट दिया जाता है, तो किसान आज की डेट में क्या करते हैं कि हैप्पी सीडर एक मशीन है जो कि आई होप कि आप लोग देखे होंगे, जिससे क्या है कि फसल वगैरह कटाई होती है। फसल वगैरह कटाई के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स है वो पूरे फील्ड में ही, यानी कि जो ज़मीन है उसी में आपको देखने को मिलेगा कि वहीं पे रह जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए तो कुछ है नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है किसानों को। तो आसान तरीका किसानों को ये लगता है कि उसको जला दिया जाए। तो वो क्या करते हैं किसान कि ओपन फील्ड में वो जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जला देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग से भी बहुत ज़्यादा इमिशन होती है, और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आप देखोगे कि पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग बहुत ही लार्ज मास में होता है, जिसके कारण क्या है कि दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरोइट हो जाती है और पुअर कैटेगरी में आ जाती है। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बायोडिकम्पोजर एक कैप्सूल लाया गया, जो कि ये कहा गया कि इसको अगर पूरी तरीके से स्प्रे कर दे उस फील्ड में, तो यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग है, इट मीन्स कि जो किसान यहाँ पे मजबूर होकर जला देते हैं सारे बाई प्रोडक्ट्स को, वो यहाँ पे उनका एक ऑल्टरनेटिव इनको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि बहुत सारे स्टेज है ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का। यहाँ पे स्टेज 1 है जिसमें कहा गया है कि पुअर है, तो दिल्ली एनसीआर को यहाँ पे स्टेज 1 में रखा गया है। स्टेज 2 है जो कि वेरी पुअर है, फिर उसका स्टेज 3 है जो कि यहाँ पे सेवियर हो गया, एंड स्टेज 4 है जहाँ पे यहाँ पे आपका सेवियर का भी सिवियर हो गया। ओके, बहुत ही बुरी स्थिति, बद से बदतर स्थिति है, तो इसको ध्यान रखना है। बायोडिकम्पोजर अगर कैप्सूल की बात करें तो बेसिकली इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IARI, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेट्स डिकम्पोजिशंस, यानी कि स्टबल वगैरह जो यहाँ पे है, जो घास फूस है या फिर बाई प्रोडक्ट्स है, उनको यहाँ पे जो है डिकम्पोज करता है। और ये कितना दिन लेता है डिकम्पोज करने में? तो 15 to 20 डेज़ लेता है। और कंपोस्ट यहाँ पे ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन्हीं के यहाँ पे जो ग्रुप है उसी से ये बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं WHO की जो एयर क्वालिटी डेटाबेस है। WHO ने यहाँ पे रिलीज़ किया है 2022 का अपडेट, जो कि एयर क्वालिटी डेटाबेस को लेकर। चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट जो इंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन है, इट मीन्स 99% जो लोग हैं वो एयर को ब्रीथ करते हैं, और दैट एक्सीड्स WHO की जो एयर क्वालिटी लिमिट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कुछ गाइडलाइन दी गई है। इट मीन्स कि लेवल वगैरह जो है वो यहाँ पे आपका टारगेट जो भी है उसको यहाँ पे देखना है। जो पार्टिकुलेट मैटर है, O3 है, NO2 है, SO2 है, इन सब को फाइन। उसके अलावा अगर हम लोग देखें नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है
जो कि डिसीजन मेकर्स को हेल्प कर रहा है अपने गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, स्टार्टअप्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में, कि वो एयर पॉल्यूशन इश्यूज़ को एड्रेस करें, वो भी डिफरेंट जो क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पे। इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि ऑल इंक्लूसिव गाइड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि एयर क्वालिटी डेटा वगैरह को कलेक्ट की जाएगी, इसके इम्पैक्ट्स को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। साथ ही इसमें 5 मॉड्यूल्स रखा गया है। सबसे पहले इमिशन इन्वेंट्री देखना है, एयर शेड देखना है, मिटिगेशन देखना है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर की उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। फाइन, चलिए ये सारी बातें तो हम लोग देख लिए। अब अदर इनिशिएटिव देखते हैं कि कैसे हम लोग एयर पॉल्यूशन को टैकल कर रहे हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स है। इट मीन्स कि आप देखो कि पहले हमारे यहाँ 4 स्टेज था BS का, जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह आपको देखने को मिलेगा वो BS का 4 स्टेज था। बट यहाँ पे 5th स्टेज को स्किप करके डायरेक्ट हम लोग जंप किए हैं 6 में, क्योंकि 6 में यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है पॉल्यूशन का। जैसे कि आप देखो कि जो जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा था, उसको रोकने के लिए यहाँ पे दिल्ली NCR वाले रीजन में BS3 जो पेट्रोल व्हीकल है और BS4 जो डीजल व्हीकल है उनको बैन कर दिया गया। और BS का जो नॉर्म्स है बेसिकली ये क्या करता है कि एयर पॉल्यूटेंट्स के जो आउटपुट है उसको रेगुलेट करता है, कि कितना यहाँ पे इंजन बर्न होता है, इंजन चलता है जिससे गाड़ियाँ चल रही है, तो उससे जो आपका इमिशन हो रहा है, तो इमिशन कई हद तक ज़्यादा होने लगता है, तो उसको यहाँ पे कम करता है। BS स्टैंडर्ड वो शो करता है, ठीक है। यूरोपियन का जो इमिशन स्टैंडर्ड है उसी के ऊपर हमारा BS स्टैंडर्ड बेस्ड है। और फर्स्ट जो BS नॉर्म्स था उसको 2000 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 में अगर हम लोग देखें तो BS6 नॉर्म्स भी यहाँ पे मैंडेटरी बन गया कि अब जितनी भी गाड़ियाँ आप भी परचेज़ करोगे वो BS6 का ही होगा। तो BS6 की कंप्लाइंसेस के लिए यहाँ पे रखा गया है पेट्रोल व्हीकल के लिए कि 25% क्लीनर होना चाहिए। इट मीन्स कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो 25% तक कम कर दिया गया है। और फॉर डीजल कार के लिए आप देखो तो 3 पॉल्यूटेंट्स को कम किया गया है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि 70% तक ये कहा जा रहा है कि इसमें इमिशन कम हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रेम स्टेज 4 इमिशन नॉर्म्स। एक्चुअली सेंटर के द्वारा यहाँ पे अगेन डेफो किया गया डेट कि जो ट्रेम यहाँ पे स्टेज 4 इमिशन नॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये जो ट्रेम 4 इमिशन नॉर्म्स है ना, ये एप्लीकेबल होगा ट्रैक्टर्स के ऊपर, जिसमें कि इंजन्स वगैरह है, जो कि 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा बड़ा इंजन जो ट्रैक्टर के ऊपर होता है ना, उसके लिए यहाँ पे रखा गया है। और ये अप्लाई किया गया है 2022 अप्रैल से ही, ठीक है। और जो लेस देन 50 HP का है, हॉर्स पावर का है, वो तो यहाँ पे ट्रेम 3rd ही नॉर्म्स में चलते रहेगा, 3rd A के। लेकिन 4th के लिए उसी के लिए होगा, उसी ट्रैक्टर के लिए होगा जिनका कि इंजन पावर 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा होगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ट्रेम 3rd A इमिशन नॉर्म्स जो है ये एप्लीकेबल है ट्रैक्टर के ऊपर। और भारत स्टेज की अगर हम लोग 5th स्टैंडर्ड देखें तो ये हमारा 2024 से ही स्टार्ट होगा, अप्रैल 1 से, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ इंजन वगैरह कवर करेगा, जिसमें कि वो सारे कवर हो जाएंगे, जिसमें कि 8 किलोवाट से भी कम है और 560 किलोवाट से भी ज़्यादा है, तो वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सो दिस वन इज़ न्यू, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूज़ में रहता नहीं है, तो आई होप कि अभी आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पेलेटाइजेशन एंड टोरिफैक्शन। सो दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शंस कौन सा है इस वर्ड का, और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज एट दैट टाइम। उसके लिए आप लोग को यहाँ पे दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। पेलेटाइजेशन की बात अगर हम लोग देखें तो इसमें होता है श्रेडिंग, ड्राइंग, ग्रिंडिंग और पेलेट मार्केट। वहीं टोरिफैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक बायोमास है ना, उसकी थर्मल डिग्रेडेशन को कहा जाता है। मेजर डिफरेंस समझिए क्या होता है। यहाँ पे टोरिफैक्शन रिएक्टर का प्रेजेंस हो रहा है। देखिए जो पैलेटाइजेशन है, इसका कहने का मतलब है कि जितने भी पैडी स्ट्रो है ना, उसको पेलेट्स में कन्वर्ट करना, इसमें कि छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बांट देना, फिर उसको जो कोयले है कोयले के साथ मिक्स करना, और फिर उसके बाद जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे यूज़ करना। इससे क्या होगा कि पेलेट्स वगैरह को अगर मिक्स करके यूज़ करते हैं ना, तो इससे जो कोयला का इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा, और कोयले का इस्तेमाल कम होगा तो ऑब्वियस है कि ऑटोमेटिकली हमारा कार्बन इमिशन जो है वो कम हो जाएगा। और टोरिफैक्शन एक रिएक्टर है, ये भी सेम ही प्रोसेस है कि यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक बायोमास है वो धीरे धीरे आपका डिग्रेड होते जाएगा। फाइन, तो ये 1 टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है CPCB के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कि वो पैडी स्ट्रॉ को जो इस्टेब्लिश करते हैं, तो पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पैलेटाइजेशन और टोरिफैक्शन प्लांट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। ओके,
ग्रीन क्रैकर तो हमेशा से न्यूज़ में रहा है। ग्रीन क्रैकर से क्या होता है कि 30% लेस एयर पॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे इमिशन कम होता है, डस्ट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ ही साथ इससे जो है कोई हैज़ार्डियस एलिमेंट होते नहीं हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट को ही बंद करने के लिए कहा गया था, बैन किया गया था बेरियम नाइट्रेट को, कि कोई भी पटाखे वगैरह बनाया जाएगा तो बेरियम नाइट्रेट उसमें नहीं होंगे। और साथ ही 3 कैटेगरी रखा गया, सबसे पहले श्वास है, देन यहाँ पे स्टार है, एंड देन यहाँ पे सफल है। श्वास इट मीन्स कि सेफ़ वाटर रिलीज़र है, और स्टार हो गया सेफ़ थर्माइट यहाँ पे क्रैकर है, एंड सफल है जो कि सेफ़ मिनिमल एल्यूमिनियम वगैरह है, ओके। और ये जो क्रैकर बनाए जाते हैं ना, इसमें आर्सेनिक, मर्करी, बेरियम ये सब नहीं होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी सेफ़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रीथ लाइफ कैंपेन। तो ये अगर आप देखो कि ग्लोबल कैंपेन है जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें सिटीज़ वगैरह इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज़ किया गया था कि कुछ एक्शंस ज़रूर लेना है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सके और 2030 तक यहाँ पे बिल्कुल कम कर दें। और इसको लीड किया गया था WHO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशंस के द्वारा। बहुत सारे मेंबर सिटीज़ है इंडिया से, जैसे बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, एंड देहरादून है जो कि इसका पार्ट भी है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का कैंपेन है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ कौन कौन से सिटीज़ है जो कि इसका पार्ट है। स्ट्रैटेजीज़ जो ब्रीथ लाइफ के द्वारा यूज़ किया गया कि कनेक्ट सिटीज़ को कनेक्ट करना है। इट मीन्स कि अगर एक सिटी जो है अपने यहाँ इमिशन को कम करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें शेयर करनी है अदर सिटीज़ के साथ ही मॉनिटरिंग वगैरह बढ़ाना है, कुछ सोल्यूशन वगैरह एक्सेलरेट करना है कि जिससे कि यहाँ पे डिमांड वगैरह बिल्डअप हो सके, इंडिविजुअल को एम्पावर कर सके, ओके। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन में जितने भी टॉपिक्स थे उसे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ वाटर पॉल्यूशन, बट विथ नेक्स्ट लेसन जो कि हम लोग कल देखेंगे। सो आई होप कि आपके लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो यू कैन फ्रीली कमेंट मी, मैसेज मी, मेल मी, ओके। तो इससे हम लोग काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं और काफ़ी लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम है, देखिए 25 डेज़ लेफ्ट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक एंग्ज़ियस रहती है, साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है कि कैसे खुद को टैकल करे अपने माइंड के साथ, कैसे पॉजिटिव रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और 28 में आपके नज़दीक आएंगे, आपको ऐसा लगता जाएगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, गिव अप कर दे, बट नहीं, आपको होल्ड ऑन करके रखना है और आपकी जो भी पॉजिटिविटी है खुद पे ट्रस्ट रखना है और इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग द टेस्ट, उससे आपकी जो है कॉन्फिडेंस ज़रूर अप होगी, ओके। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे इसी लेसन के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।